नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हम बात करेंगे यूपी की सियासत की। यूपी की सियासत में बाहुबलियों का राज तो आपने बहुत पहले से देखा और सुना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तस्कर के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आम इंसान के बारे में जो कि दूध बेचने वाला एक आम इंसान कुछ समय बाद वो शराब माफिया बन जाता है। कुछ समय बाद वो राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। कुछ समय बाद वो सत्ता पर काबिज हो जाता है और कुछ समय बाद ही उसकी दखलंदाजी किसी भी पार्टी, किसी भी सत्ता के अंदर इतनी हो जाती है कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जो पार्टी का सुप्रीमो होता है, उसको तक पार्टी छोड़नी पड़ती है। यानी एक नाम जिसके सामने बहुत सारे लोग हैं जो कि मठाधीश होते हैं, वो सरेंडर हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीपी यादव की। डीपी यादव जिसकी कहानी बहुत ही अजीब है। आम इंसान से वो कैसे सत्ता पर काबिज होकर इतना खास हो जाता है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के एपिसोड में और आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे डीपी यादव के बारे में। डीपी यादव जो कि दूध वाला होता है, 90 और 80 के दशक में दूध का व्यापार करता है। साइकिल से दूध लेकर जाता है। उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट शराब माफियाओं से होता है। फिर शराब की तस्करी होने लगती है। शराब की तस्करी होते होते राजनीतिक पैठ बन जाती है। राजनीति के लोगों से उसका जुड़ाव हो जाता है और फिर राजनीति में शुरुआत होती है। डीपी यादव की कहानी और डीपी यादव का ये सफर, हम सफर नहीं, इसको सफरनामा कहेंगे, बेहद ही अजीब है और बेहद ही अलग है। जानना बहुत जरूरी है। 2012 में सपा की इमेज गुंडई वाली पार्टी की थी। हालांकि आज भी इमेज बरकरार है, पर अखिलेश यादव इस इमेज से मुक्त है। अखिलेश की मुक्ति शुरू हुई 2012 के टिकट बंटवारे से। आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेता डीपी यादव को अखिलेश ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद अचानक से वो लोगों की नजरों में आ गए। सबको लगने लगा कि अखिलेश के रूप में एक ऐसा नेता आया जो प्रदेश में गुंडाई मिटाने को लेकर सीरियस है। वही मुद्दा अखिलेश ने 2017 के चुनाव में भी उठाया। मुख्तार अंसारी की पार्टी के सपा में विलय को लेकर अखिलेश ने जो बगावत की, ये पार्टी की टूट के कगार पर पहुंच गई। हालांकि राजा भैया के नाम पर अखिलेश की चुप्पी ने किसी तरह का हंगामा खड़ा नहीं किया। कहानी है कि नोएडा सेक्टर 18 के पास के एक गांव शरफाबाद में धर्मपाल यादव नाम का एक आदमी रहता था। जगदीश नगर में डेयरी चलाता था। साइकिल से दूध दिल्ली लेकर जाता। दूध बेचते बेचते ये आदमी 70 के दशक में शराब माफिया बाबू किशन लाल के संपर्क में आया। शराब का व्यापार ईमानदारी से नहीं होता। हिंदुस्तान में इस व्यवसाय को ही नफरत से देखा जाता है। बेचने वाले भी कोई नियम कानून नहीं मानना चाहते। शराब की बिक्री के अलावा अवैध रूप से बनाई भी जाती है, तस्करी भी होती है। कहते हैं कि किशन लाल की तस्करी में धर्मपाल भी शामिल हो गया। जोधपुर से कच्ची शराब आती थी। पैकिंग के बाद अपना लेबल लगाकर उसे बेचा जाता था। शराब के कंधे में सब कुछ फटाफट होता है। वक्त नहीं होता ज्यादा बात करने का। कब टारगेट पूरा करना पड़ जाए और कब छाप पड़ जाए कोई नहीं जानता। इसी जल्दबाजी में धर्मपाल यादव डीपी यादव बन गए। डीपी कहने से पर्सनालिटी में ग्लैमर भी आ गया था। अब वो साइकिल वाला धर्मपाल नहीं रह गया था। शराब का व्यापार अपराध अपने साथ लेके आता है। सब मुनाफे की बात हो जाती है, तब ये अपराध दोगुना बढ़ जाता है। आरोप है कि 1990 के आसपास कच्ची शराब पीने से हरियाणा में लगभग 350 लोग मर गए। हरियाणा पुलिस ने डीपी यादव के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की, पर उनको सजा नहीं हो पाई। निकल गए वो, क्योंकि इस व्यापार से वो राजनीति के संपर्क में आ चुकी थी। इनके पास पैसा था, नेताओं के पास पावर। अपराध और राजनीति का घालमेल होने लगा था। इससे पहले 80 के दशक में कांग्रेस के बलराम सिंह यादव ने डीपी को गाजियाबाद जिले में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाकर राजनीति की मलाई दिखाई थी। पर दादरी के विधायक महेंद्र सिंह भाटी उनको पूरी तरह से राजनीति में लाए। डीपी बिखरक में ब्लॉक प्रमुख बने और जाति के आधार पर अपना रसूख बढ़ाते गए। इतना कि बुलंदशहर से विधानसभा पहुंचे और मुलायम के मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री बने। कहा जाता है कि पार्टी बनाने के बाद मुलायम सिंह यादव को धनी लोगों की जरूरत थी। डीपी को मंच चाहिए था और मुलायम को पैसा चाहिए था, तो दोनों का आसानी से मिलन हो गया।
मुलायम सिंह यादव ने डीपी को बुलंदशहर से टिकट दिया तो धनबल और बाहुबल का दुरुपयोग कर आराम से चुनाव भी जीत गए। फिर साल 1991 में डीपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हुई, पर डीपी का कुछ बिगड़ा नहीं। तब तक वो महेंद्र भाटी से अलग होकर मुलायम के खेमे में चला गए थे। महेंद्र भाटी अजीत सिंह के खेमे में थे। डीपी को पूरा इलाका चाहिए था, इसके लिए महेंद्र को सामने से हटाना जरूरी था। उन्होंने 1992 में अपने राजनीतिक गुरु महेंद्र सिंह भाटी की हत्या करा दी। फिर तो लाइन लग गई। डीपी पर 9 हत्या, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 डकैती, अपहरण और फिरौती के मामले दर्ज हुए। टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई। साल था 2015। 2015 में कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। एक वक्त था जब डीपी को सिनेमा में काम करने का बड़ा शौक था। अक्सर वो ट्रेन पकड़ के मुंबई चले जाते थे, पर बाद में अपना बिजनेस खड़ा कर लिए। शराब से शुरू हुए शुगर मिल, पेपर मिल, होटल, रिसोर्ट, टीवी चैनल, स्कूल, कॉलेज, खदान और कंस्ट्रक्शन में काम भी उन्होंने हाथ डाला। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के करीबियों और पार्टी के खास नेताओं को डीपी यादव आए दिन कीमती तोहफे भेजते थे। इतना रसूख हो गया था कि कुछ भी करवा लेते। अपने ही डिक्लेरेशन के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश का सबसे धनी नेता बन गए। एक बार उन्होंने अपनी संपत्ति डिक्लेयर की तो कुल 5,000 करोड़ की थी, पर इससे मुलायम की छवि ज्यादा खराब होने लगी। साथ ही पार्टी पर डीपी का प्रभाव भी बढ़ने लगा। डीपी यादव पार्टी पर हावी होते उससे पहले मुलायम सिंह यादव ने डीपी से ही किनारा कर लिया। मुलायम से बिगाड़ हो गया। इतना हुआ कि डीपी मुलायम के खिलाफ ही लोकसभा का चुनाव लड़ने पहुंच गए, पर हार गए। बाद में रामगोपाल के खिलाफ खड़े हुए और फिर से हार गए। लोकसभा की वेबसाइट पर उनकी जो प्रोफाइल थी उनमें वो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते हैं, बीएचयू से पढ़े हैं। इन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की है, आकांक्षा। इसमें काम भी किया था। पूरा यूरोप घूम चुके हैं। राज्यसभा की वेबसाइट पर इनके बारे में लिखा था कि नेशनल वॉलीबॉल और कबड्डी का प्लेयर रह चुके हैं। वे अखिल भारतीय यादव समाज सुधार सभा का प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वे खुद बड़े गर्व के साथ कहते थे कि उन्होंने कभी किसी दल में शामिल होने के लिए अर्जी नहीं दी। तमाम दलों के नेता खुद उनको अपने यहाँ लाने में उत्सुक रहते थे। किसी हद तक यह बात सही भी लगती है। डीपी यादव को उनके सहयोगी मंत्री भी कहकर पुकारते, मंत्री जी कहलाना उनको पसंद भी है। 1993 में वो बुलंदशहर से सपा के टिकट से विधायक बने। 1991 से 1992 तक सपा के जनरल सेक्रेटरी रहे। बाद में वो बसपा में आ गए। इसी पार्टी में 1996 में संभल से लोकसभा पहुंचे। फिर 1998 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा में पहुंच गए। 2004 में डीपी भाजपा के साथ आए, राज्यसभा से सांसद बन गए, पर आलोचना का शिकार होने के बाद भाजपा के कुछ ही दिनों में उनकी छुट्टी हुई। 2007 में उन्होंने राष्ट्रीय परिवर्तन दल बनाया, जिसमें 2 सदस्यों ने विधानसभा चुनाव जीत लिया। इनमें से सहसवान विधानसभा से वे खुद थे। बिसौली से उनकी पत्नी उमलेश यादव भी जीत दर्ज की। हालांकि अक्टूबर 2011 में चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने के चलते चुनाव आयोग ने उनकी पत्नी की सदस्यता रद्द कर दी। उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी योगेंद्र कुमार गर्ग उर्फ कुन्नू बाबू ने बिंदुवार शिकायत पर उनके निर्वाचन को आयोग में चुनौती दी। अजीब बात यह है कि उमलेश यादव कागजी प्रमाण के मुताबिक डीपी यादव उर्फ धर्मपाल यादव की पत्नी नहीं है, क्योंकि 1989 में ही गाजियाबाद की सीजेएम न्यायालय ने दोनों का तलाक हो चुका था। 2009 में वो मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और लोकसभा का चुनाव लड़े। मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव के विरुद्ध बदायूं लोकसभा क्षेत्र से वो हार गए। उन्होंने 2012 में यूपी चुनाव में जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा छोड़ दी। डीपी ने सपा में फिर से शामिल होने के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन अखिलेश यादव ने डीपी यादव को पार्टी में लेने से इंकार कर दिया। साल 2012 का था जब चुनाव में पार्टी ने चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2012 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 2014 को लोकसभा चुनावों में वो संभल से खड़ा के हार गए। अक्टूबर 2014 में भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया, पर हरियाणा में इसके बाद बदलाव का मंच चला था। पर रसूख इतना था कि अपने भतीजे जितेंद्र यादव को एमएलसी बना दिया। इतना ही नहीं, साले भारत सिंह यादव को पत्नी पूनम यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन करा दिया। जब अखिलेश ने डीपी के टिकट नहीं दिया तो वाहवाही खूब हुई, पर डीपी ने सपा को बदायूं से मात दे दी। डीपी यादव के साले की बीवी जिला पंचायत बदायूं की अध्यक्ष बन गई। सपा इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, पर यह पारित नहीं हो सका। बदायूं सपा का किला है। मुलायम जब मुख्यमंत्री थे तो कुन्नौर सीट से विधायक थे।
इससे पहले यहीं के सहसवान सीट से विधायक थे। रामगोपाल संभल से सांसद रहे। वहां 2 विधानसभा सीटें बदायूं से आती हैं। धर्मेंद्र यादव वहां से सांसद थे। अखिलेश यादव ने सरकार बनाने के बाद पंचायतों की तरफ रुख लिया। कोशिशें थी कि राज्य में बसपा सरकार के बने जिला पंचायत अध्यक्षों को हटा दिया। 29 को तो हटा दिया, पर बदायूं से डीपी यादव की रिश्तेदार पूनम यादव जिला पंचायत अध्यक्ष थी, पर डीपी ने भी दिमाग लगाना शुरू कर दिया। इतना तिकड़म लगाया कि सपा ने अविश्वास प्रस्ताव की डेट आगे बढ़ा दी। वजह बताई गई कि एक ही दिन में 12 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हुआ, पर तब अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो सपा के पसीने छूट गए। 41 जिला पंचायत सदस्यों में मात्र 17 ने सपा के पक्ष में वोट किया। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल में डीपी यादव को रासपा के तहत गिरफ्तार किया गया था, तब वे बच गए थे, पर नीतीश कटारा हत्याकांड डीपी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। बताया जाता है कि नीतीश कटारा और डीपी की बेटी भारती एक दूसरे को चाहते थे और शादी करना चाहते थे। अभी घर वालों को ये बात पता नहीं थी, ऐसा ये लोग कहते थे। तभी डीपी के बेटे विकास यादव ने भारती और नीतीश को गाजियाबाद में आयोजित एक फंक्शन में एक साथ देख लिया। विकास की नज़र में अपराध था, क्योंकि पिताजी ने तो अपराध की परिभाषा ही बदल दी थी। 17 फरवरी 2002 को नीतीश को अगवा कर खुर्जा के उसके इलाके में हत्या कर दी गई। हत्या को 2 दिन बाद नीतीश की अधजली लाश के टुकड़े पुलिस ने बरामद किए। पुलिस तफ्तीश में विकास यादव, विशाल यादव, सुखदेव पहलवान को आरोपी बनाया गया। 30 मई 2008 को विशाल, विकास, सुखदेव पहलवान को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसमें नीतीश कटारा की मां की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तमाम मजबूरियों और धमकियों के बावजूद इस औरत ने लड़ाई जारी रखी। फिर 2015 में डीपी यादव को महेंद्र भाटी हत्याकांड में शामिल होने के कारण उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इनका भांजा भी एक हत्या के मामले में जेल में है। फिलहाल डीपी यादव का छोटा बेटा कुणाल कारोबार संभाल रहा है। तो एक दूध वाले की एक कहानी, दूध बेचता बेचता कैसे वो राजनीति के गलियारों में अपनी पैठ बनाता है, सत्ता पर काबिज होता है, इसका उदाहरण डीपी यादव है। आपने कहानी बहुत बार देखी और सुनी होगी। आप हिंदी फिल्मों में देखते हैं, आप सीरियल में देखते हैं, आप फिक्शन किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन डीपी यादव की ये सच्चाई, डीपी यादव की ये कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर डीपी यादव का ये सफर कैसे सफरनामा बन गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये आम बात है, और जिस तरीके से आपने जाना और समझा कि किस तरीके से डीपी यादव का सफर शुरू हुआ और डीपी यादव का सफर इतना आगे गया, उसकी पैठ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग और दबदबा बनता गया, जिसके सामने मुलायम सिंह यादव, जिसके सामने अखिलेश यादव, जिसके सामने रामगोपाल यादव, जिसके सामने राजा भैया और बहुत सारे, चाहे वो मायावती की बात करें जो बसपा सुप्रीमो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कल्याण सिंह की बात भी हम करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके सामने नतमस्तक होने लगे, यानी उनके खौफ, उनके वर्चस्व और उनके अधीन पर आने को मजबूर हो गए। तो डीपी यादव की कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कहानी हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन हम सिर्फ आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, आपसे ये कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बात आम से होती जा रही है कि बाहुबली हो, हत्यारा हो, लूट हो, अपराधी हो, या फिर पैसे का जिसके पास वर्चस्व हो, वो सत्ता पर आसानी से काबिज हो जाता है, और उसकी दखलंदाजी इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन ऐसा होता है कि सियासत को वो अलग अमली जामा पहनाता है। यही हुआ है डीपी यादव के साथ। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।